हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो जैसे कि हम इस चैनल पर डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं और हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में। आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको बता रहा है स्टेट ऑफ इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने इसके अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर फिनिश करा है और आज हमें देखना है उसी स्टेट, किसका स्टेट देखना है आज, फॉरेन ट्रेड का स्टेट देखना है। ठीक है, कि किस तरह जो ट्रेडिंग थी बिटवीन द कंट्रीज़, बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, उसकी क्या सिचुएशन थी जब हमारे देश में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, हमारे देश में ब्रिटिश राज था। तो आपको पता है जैसे एग्रीकल्चरल में भी उन्होंने उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, और अब किस तरह उन्होंने फॉरेन ट्रेड को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया वो हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 1.5 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप बुक में देखेंगे। India has been an important trading nation since ancient times, but the restrictive policy of commodities production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. तो इंडिया बहुत पुराने समय से ही एक अच्छा ट्रेडिंग नेशन रहा है, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से ही उस हर एक चीज़ों पे एक रेस्ट्रिक्शंस लगे, रोक लग गई, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो। उससे जो हमारा फॉरेन सेक्टर था, फॉरेन ट्रेड था, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी कंपोजिशन में, उसके वॉल्यूम में, सब में इफेक्ट आ गया। मतलब हर एक चीज़ में रोक लगी कि इतना ही प्रोडक्शन होगा, इतना ही ट्रेड होगा, तो हर एक चीज़ का एक रिस्ट्रिक्शन हो गई, एक रोक लग गई, एक सीमाएं बांध दी गई कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। Consequently, India became an exporter of primary products such as raw material. Wait. Just wait. So, consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, जूट एक्सेट्रा। तो जब हमारे देश में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो इंडिया सिर्फ क्या रह गया, मेयर एक्सपोर्टर रह गया कुछ ही चीज़ों का, जैसे कि उसके अंदर रॉ मटेरियल है, उसके अंदर कॉटन है, वूल है, शुगर है, इंडिको है, जूट है, सिर्फ इन्हीं का ही वो एक्सपोर्टर था। और इम्पोर्टर था वो फिनिश कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में थे तो हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे और किस चीज़ का हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट, इन सब के हम एक्सपोर्टर थे। और हम फिनिश प्रोडक्ट में क्या ला रहे थे, कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स। तो रॉ मटेरियल तो देखो यहाँ से गया और वहाँ जाके उसको प्रोडक्शन करके उसको क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, ये तो कंज्यूमर गुड्स हैं, कॉटन, सिल्क और वूलन क्लॉथ्स। कंज्यूमर गुड्स लाइक लाइट मशीनरीज जो कि ब्रिटेन में बन रही थी, वो यहाँ पर लाई गई। ठीक है, वो यहाँ पर उन्होंने लाई। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया को तो सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जा रहा था, इंडस्ट्रीज़ यहाँ बनाई नहीं गई जिससे यहीं पे प्रोडक्शन सारा हो रहा था ब्रिटेन में। तो हमको उन प्रोडक्ट को भी क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पर वो क्या कर देते थे, उसको इम्पोर्ट कर देते थे। तो अगेन टू फोल्ड एडवांटेज, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें देखी थी, तो वही टू फोल्ड एडवांटेज का फ़ायदा यहाँ पर भी उनको हो रहा था, है ना जी। ओके, तो आगे देखेंगे। So, for all practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. तो अगर प्रैक्टिकल पर्पस उनका क्या था, वो सिर्फ ये चाहते थे कि इंडिया के ऊपर हमारा अधिकार हो, सिर्फ अकेला हमारा अधिकार हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इम्पोर्ट हो। As a result, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, where the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon and Persia, Iran.
तो वो कह रहे हैं ज़्यादातर तो जो ट्रेड था वो सारा ब्रिटेन में ही था, बट उसके अलावा कुछ देशों के साथ भी इंटरेक्शन उन्होंने अलाउ किया, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, जैसाइलोन श्रीलंका एंड पर्सिया। ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल फर्दर इंसेंटिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो स्विस कैनाल के खुलने के बाद इंडिया का जो कंट्रोल था वो और ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ईजिली हो गया उनको कम्युनिकेट करना। तो स्विस कैनाल को देखने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है नीचे जाके 1.3 पर, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, आपको यहाँ एरोज दिख रहे हैं, यू कैन सी द एरोज। ये यूनाइटेड किंगडम से एरो दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है। तो इस वाटरवे के थ्रू बहुत इजीली हो गया था उनको ट्रेड करना। तो नीचे लिखा है स्विस कैनाल यूज्ड एज अ हाईवे बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ओके, सो ये स्विस कैनाल के बारे में दे रखा है। Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in the northeastern Egypt. It connects Port Said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea. The canal provides a direct trade route for ships operating between European and American ports and ports located in South Asia, East Asia and Oceania, by doing away with the need to sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in the 1869 reduced the cost of transportation and made access to Indian market easier. तो काफ़ी फ़ायदा हुआ बहुत सारे देशों को स्विस कैनाल के खुलने से, क्योंकि एक ईज़िली वाटरवे था। तो ईज़िली वाटरवे मतलब शिप्स के थ्रू ईज़िली ट्रेडिंग हो रही थी बिटवीन द कंट्रीज़। ओके, तो इसका बेनिफिट भी हमारे ब्रिटिशर्स ने जो हमारे देश पे राज करके गए, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। आगे देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स देखी गई जो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की पूरे ही कॉलोनियल पीरियड में, वो था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस इकट्ठा करना था, मतलब एक्सपोर्ट कर करके फ़ायदा उठाना था, पैसा इकट्ठा करना था। लेकिन बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकनॉमी। लेकिन हमारी इकनॉमी के लिए, जबकि एक्सपोर्ट्स तो बहुत अच्छा होता है किसी भी इकनॉमी के लिए, ठीक है, बट हमारे लिए नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स, केरोसिन वर स्कैर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ज़्यादा सारा क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में कमी हो गई थी इन चीज़ों की। किन किन चीज़ों की बात होती है यहाँ पर? फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स एंड केरोसिन ऑयल। Okay, furthermore, this export surplus did not result any flow of gold and silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war against fought by the British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of India's wealth. तो अगर एक्सपोर्ट किसी भी देश का बढ़ता है तो उसके लिए फ़ायदा होता है, ठीक है। उससे वो गोल्ड सिल्वर ट्रेजरी, गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी में गोल्ड सिल्वर का फ्लो बढ़ाता है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जितना पैसा उनको एक्सपोर्ट से मिल रहा था वो अपने ही खर्चों के लिए उसको यूज़ कर रहे थे। जो भी उनके ऑफिसेज थे ब्रिटेन में, वहाँ का खर्चा चलाया जा रहा था, वॉर पर खर्चा किया जा रहा था, ठीक है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ रही थी। उसके अलावा अगर कोई इनविजिबल आइटम्स इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे थे वो बाहर के देशों से, उसका पेमेंट्स वो कर रहे थे उस पैसे से जो एक्सपोर्ट से वो लेके आए। तो ऑल अबाउट हमारे इंडिया की जो वेल्थ थी वो क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, वो फ्लो हो रही थी टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, राइट। तो देख सकते हैं आप, सारा कुछ यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरह हमारे देश को रुइंड करा ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर, ना ही एग्रीकल्चरल सेक्टर, ना ही फॉरेन ट्रेड में हमें कहीं से भी कोई भी बेनिफिट नहीं था। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए हमारे देश में आए और हमारे देश पर उन्होंने राज किया। ओके, सो दिस एंड्स विद द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो कमिंग वीडियोज़ में हम डेमोग्राफिक कंडीशन देखेंगे,
आप जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं प्लीज़ उसको साथ साथ स्टडी करते रहिए। डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे फीडबैक शेयर करिए कि आपको ऐसे समझ में आ रहा है। आई नीड द फीडबैक। ठीक है, वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द कमिंग वीडियो।